अन्याय के खिलाफ लड़ाई में विजयश्री न्याय को मिलती है। न्याय की आस में टकटकी लगाए बैठे लोग देश की न्यायपालिका की ओर देखते हैं। हमारे संविधान में न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या की गई है। न्यायपालिका सरकार का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लोकतांत्रिक सरकार और सर्वाधिकारवादी सरकार के मध्य मुख्य अंतर न्यायपालिका की उपस्थिति से ही संभव है। न्यायपालिका ही विधि के शासन की स्थापना का एकमात्र मार्ग है। मेरिट के शब्दों में सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें निसंदेह न्याय का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध जो है वो नागरिकों से है। प्रोफेसर गार्नर ने न्यायपालिका के महत्व को बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त किया है कि न्यायपालिका के अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। आपका कानून में आज हम बात करेंगे हमारी न्यायपालिका के ऐसे ही निर्णायक, साहसिक और महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जो साल 2022 के लिए एक नजीर बन गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। समानता और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दर्शाने का इसे स्पष्ट और सशक्त तरीका नहीं हो सकता, और शायद इसी सोच के साथ एक विकसित समाज की ओर एक निर्णायक कदम न्यायपालिका उठाती है। ये कदम न सिर्फ उस समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने का कार्य करता है, बल्कि एक राष्ट्र के भविष्य की मजबूत नींव को तैयार भी करता है। और आपका कानून के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे साल 2022 में न्यायालय के उन बड़े फैसलों के बारे में जिसने साल 2022 को एक यादगार साल बना दिया। जी हाँ, संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा और उनके विस्तार को लेकर कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर होगी चर्चा। साथ ही सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया गया है, इस पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। 10% ईवीएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं को मिली राहत की बात करेंगे, और सेना में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार। तो ये तमाम वो अहम निर्णय हैं जिस पर होगी आज आपका कानून में चर्चा। मेरे साथ स्टूडियो में बेहद खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। अनुराधा जिंदल है, मेट्रोपॉलिटन जज हैं, साथ ही आप सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली। स्वागत है मैडम आपका। साथ ही संजय चड्ढा है, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही पीके मल्होत्रा हैं, आप पूर्व सचिव हैं कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और आइए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अनुराधा जिंदल जी आपसे करना चाहूँगी। आप न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अगर साल 2022 को हम देखें और न्यायालय की महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करें, हालांकि हमने कुछ का जिक्र किया, तो आप कैसे देखती हैं इन महत्वपूर्ण निर्णयों को? क्योंकि आज हम न्यायपालिकाओं के जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे वो चेंजिंग नीड्स के साथ वो चेंज किए हैं, तो उससे पहले मैं संविधान के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी कि ये संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है, एक जीवित दस्तावेज कहा गया है। और इसे जीवित रखने में हमारे न्यायालयों का और स्पेशली उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत मेजर रोल रहा है सिंस द टाइम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो चाहे से हम देखें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, या फिर हम बात करें विशाखा गाइडलाइंस की जो बाद में ट्रांसलेट हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, या फिर हम बात करें नागरिकों के मूल अधिकार को एक्सपैंड करने के लिए बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इन सभी में बहुत अहम रोल रहा है सुप्रीम कोर्ट का। और 2022 हैज़ बीन ऑल्सो वन सच ईयर जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करके रखा है, और ये एहसास और ये हम सबको अश्योरेंस दिया है कि न्याय सबके लिए है और हम सब का हक न्याय पर है। अब मैं कुछ जजमेंट्स जो कि जिसका जिक्र आपने करा है उनको मैं संक्षेप में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वल्नरेबल विटनेस की। उससे भी पहले अगर हम देखें तो न्यायपालिका जब भी जस्टिस तक या न्याय तक या सच्चाई तक पहुंचती है तो एक लंबी जर्नी तय करती है। उसकी अपनी एक जर्नी होती है जिसमें कि विटनेसेस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। विटनेसेस को कहा गया है कि वो कोर्ट्स के आंख और कान हैं, तो वो इतना मेजर रोल प्ले करती है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, अगर एक रोड एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पे जो विटनेस है, दैट विटनेस इज सो मटीरियल, वो इतना इंपॉर्टेंट विटनेस हो जाता है कि अगर वो कोर्ट में आके गवाही दे
तो केस का निर्णय कहीं से कहीं हो सकता है। तो ऐसे विटनेसेस अगर कोर्ट तक आ ही ना, या कोई इनको डरा धमकाकर कोर्ट में आने ना दे, या फिर किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो कोर्ट में ना आए, तो आप देख सकते हैं कुछ वल्नरेबिलिटीज होगी उस विटनेस में। बिल्कुल। एंड देयरफॉर उन विटनेसेस को प्रोटेक्शन देना हमारा कर्तव्य है, कोर्ट्स का, सोसाइटी का कर्तव्य है कि उन विटनेसेस को प्रोटेक्शन मिले। तो आप देखेंगे वल्नरेबल विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी है 2018 की। तो इसमें एक महत्वपूर्ण जजमेंट आई स्मृति तुकाराम बदादे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कि वल्नरेबल विटनेस की जो डेफिनेशन दी गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट का स्कीम था, एक गाइडलाइंस थी वल्नरेबल विटनेसेस पे, जिसको बहुत सारे स्टेट्स ने अडॉप्ट भी किया। तो वो वल्नरेबल विटनेस का डेफिनेशन था ओनली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। लेकिन अब कोर्ट ने उस केस में बहुत सारे गाइडलाइंस दिए और साथ ही वल्नरेबल विटनेसेस की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया है और कहा है कि सिर्फ चिल्ड्रन बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज वल्नरेबल नहीं रहेंगे, बल्कि विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट जिनको रहा है, या फिर जिनको मेंटल डिसेबिलिटी रही है, या फिर कोई और डिसेबिलिटी रही है जो कि कोर्ट्स को लगता है उनको वल्नरेबल विटनेस बनाया जाएगा। और हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने वल्नरेबल विटनेस के क्षेत्र में एक जजमेंट नहीं दिया है, बट वी ऑल्सो हैव जजमेंट्स इन अबॉर्शन लॉज, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे ज़माना बदलता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, जो कि जुडिशरी का एक बहुत मेजर काम है, वो बदलते ज़माने के साथ लॉज को भी वैसे ही इंटरप्रेट करती है। अब आप देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये 1971 की है, और जो रूल्स है मेडिकल टर्मिनेशन रूल्स वो 2003 के हैं। उसमें एक रूल है कि आप 20 to 24 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है तो किन विमेन उनको अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो अब कोर्ट्स ने कहा है, एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसमें कहा है कि अगर एक अनमैरिड वुमेन भी है और उसका 20 to 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है और वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है जो कि मेंटल हेल्थ पर जाए, तो उसको अबॉर्शन कराया जा सकता है। ये सर, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विमेन एक वल्नरेबल सेक्शन है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया है या उस सेगमेंट को केटर किया है, बट और भी सेगमेंट्स को केटर किया है, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है। तो 10% रिजर्वेशंस विच वाज लॉन्ग डिमांडेड, तो वो पहले जो रिजर्वेशंस हमें मिल रहा था वो मिल रहा था इकोनॉमिकली, वो मिल रहा था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, बट अब कहा गया है कि 10% जो रिजर्वेशन मिलेगा वो मिलेगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस को, एंड दिस वुड बी इन एडिशन टू द 50% रिजर्वेशन जो इंदिरा साहनी केस में है। जो आगे महत्वपूर्ण निर्णय है उन पर मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगी। मैं चर्चा में पीके मल्होत्रा साहब को शामिल करना चाहूंगी। और सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो निर्णय लिए गए साल 2022 में न्यायालय की ओर से, वो किस सोच को दर्शाते हैं? हमारा समाज कितना आधुनिक, नई सोच, एक नई इबारत, जहां पे ये अधिकार अब दिया जा रहा है कि अविवाहित महिलाएं भी बच्चों को अबॉर्ट कर सकती हैं। बच्चा रखना या ना रखना ये एक महिला का अपना अधिकार है, निजी अधिकार है। इसको आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से न्यायालयों की सोच में निर्णय आया है, चाहे वो सेना में महिलाओं की पुरुषों की समान भागीदारी हो या फिर आरक्षण का भी मामला हो, ये निर्णय किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा और अनुराधा जी ने भी कहा, हमारा संविधान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका जब इंटरप्रिटेशन होता है संवैधानिक प्रोविजन का और जो दूसरे कानून जो पार्लियामेंट बनाती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संवैधानिक प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन करती है, मोर पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो वो जो प्रिंसिपल हमने इसकी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो रखे हैं, वो उनकी ओर ध्यान देखती है और ये देखती है कि जो इंटरप्रिटेशन हम देने जा रहे हैं कानून को, क्या वो जो ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना में दिए गए हैं, क्या उसको पूरा करते हैं, नहीं करता है या नहीं करता। मैं सिर्फ प्रस्तावना का एक पर्टिकुलर पोर्शन बताना चाहूंगा। ये बात करता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों तरह की जस्टिस की बात कर रहा है। तो जो ये जज समय समय पर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए जजमेंट्स देता है, मोर पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, या जो स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको करने की बात है, तो उनको करता रहा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जजमेंट देता है। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
जिन जजमेंट्स का आज आपने अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में जिक्र किया है, जी। मैं समझता हूं संविधान की प्रस्तावना को आगे बढ़ाने में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जी। जैसा कि आपने 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में रिजर्वेशन की बात की, मैं समझता हूं ये सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इंदिरा साहनी की जजमेंट पर 1997 से लेकर आज तक इस पे डिबेट चलती रही है कि जो लोग अपने राइट्स का खुद प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या जो दूसरे लोगों के साथ इसलिए compete नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली उस पोजीशन में नहीं है या सोशली उस पोजीशन में नहीं है, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं समझता हूं दिस इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और इसके लिए हालांकि पहले कानून नहीं था, इसमें संविधान में अमेंडमेंट करके इस कानून को बनाया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। मैं इसका एक स्टेप और आगे जाना चाहूंगा, जहां कानून नहीं भी है, और जैसा कि अनुराधा जी ने भी कहा, जैसे कि आपने अभी बात की कि जो संवेदनशील गवाह हैं उनकी रक्षा करना और उनके विस्तार के बारे में आज तक सरकार ने कानून नहीं बनाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इंटरप्रिटेशन देते हुए एक स्कीम भी बनी। उस स्कीम को भारत सरकार ने बनाया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट विल बी ए लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट विल बी बाइंडिंग। जैसा कि अनुराधा जी ने भी कहा, विशाखा के केस में पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई और उसके बाद सरकार ने 2013 में कानून बनाया। इसी तरह ये भी जो अब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दे दी है, मैं समझता हूं अब सरकार को विटनेस प्रोटेक्शन के ऊपर भी जल्दी से जल्दी कानून लेकर आना चाहिए। एक बहुत बड़े वर्क की आपने बात की कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के, मैं समझता हूं ये भी एक ऐसा फील्ड था, मोर पर्टिकुलरली जिस जजमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं वो जजमेंट इस संदर्भ में आई है कि बिल्डर लॉबी जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि आम आदमी जो रिटायरमेंट के बाद में या अपना पूरा पैसा सर्विस का वो जो धन इकट्ठा करता है वो एक मकान खरीदने के लिए लगा देता है, और होता क्या है कि उसको बहुत देरी होती है वो पोजीशन मिलने में, और उसको लोन की किस्त भी चुकानी पड़ती है, उसको किराया भी देना पड़ता है, और जिस मकान में उसने अपनी पूरी पूंजी लगा दी वो मकान भी उसको नहीं मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है कि अगर इसके ऊपर जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे वो बिल्डर को बियर करने पड़ेंगे, और इसको हालांकि एक रियल एस्टेट एक्ट भी बना उसके बाद में, उसके बावजूद ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय 2022 में दिया है, मैं समझता हूं ये आम आदमी के लिए भी, और जो हमारी प्रस्तावना में जो प्रिंसिपल ले डाउन किए गए हैं उनको आगे बढ़ाने में हमारी बहुत अच्छी मदद करेगा। एक बहुत अच्छा निर्णय और आपने जिक्र किया जिसका, जो सेना में हमारी महिलाओं के बीच में और जो पुरुष अधिकारी हैं उनके राइट्स के बारे में और उनको जो फैसिलिटीज मिलती हैं उनको लेके जो डिफरेंस था, आई थिंक उसको भी दूर करने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के निर्णय देती रही है, लेकिन ये निर्णय जो है दिस इज ए माइलस्टोन इन इटसेल्फ, जहां उनको ये कहा गया कि पेंशनरी बेनिफिट्स में भी उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव ईयर रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीफ जस्टिस को देखा, और उसके साथ साथ इसी साल में ये पहली बार ऐसा हुआ कि 4 महिला सुप्रीम कोर्ट की जजेस बनी। और जब ऐसे समय में इस तरह के प्रोग्रेसिव निर्णय आते हैं तो मैं समझता हूं कि एक आम आदमी का जुडिशरी में कॉन्फिडेंस जो है वो पहले से अधिक बढ़ेगा। बिल्कुल, और एक आधुनिक भारत की बदलती हुई तस्वीर को भी ये निर्णय दिखाते हैं। और अब संजय चड्ढा जी जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको चर्चा में शामिल करना चाहूँगी। संजय जी, मैं आपसे वही समझना चाहूँगी कि ये जो निर्णय है इनको आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ासकर अगर EWS में 10% कोटे की बात करें, इसे आप कैसे देखते हैं? और मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा इसे इलेबोरेट करें। देखिए, सबसे बड़ी बात शुरुआत करना चाहूँगा ये बताते हुए कि लॉ जो है वो डायनेमिक है। लॉ स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं होता है। लॉ डायनेमिक होने का आशय ये है कि जैसे जैसे हम लॉ को क्यों, ये निर्णय क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं हम एक कानून बन गया उसी को फॉलो करते रहें। निर्णय इसलिए आते हैं, ये जो डायनेमिक निर्णय जितने अभी जिक्र किए मेरे दोनों साथियों ने, ये इसलिए आते हैं क्योंकि सोसाइटी की नीड को केटर करते हैं। आज की नीड जो आज से 50 साल पहले जो नीड थी उससे अलग है। तो उसको, कानून तो वही है, कानून में बदलाव नहीं आया, तो कैसे करें? जुडिशरी इसमें 2 तरीके से कानून बनता है, या तो एग्जीक्यूटिव कानून बना दे, हमारे लेजिस्लेचर कानून बना दे, एक वो तरीका है, और दूसरा तरीका है व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज इज द लॉ ऑफ द लैंड। कोई भी कानून के विषय में वो कहें कि ये है, इसको ऐसा होना चाहिए, तो वो कानून बन जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हमारे
तमाम जो अभी निर्णय जिनका अभी 4-5 का हमने जिक्र किया और जिन पे आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है, वो निश्चित तौर पे बहुत सराहनीय स्टेप हैं, डायनामिक हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि महिला को अबॉर्शन कराने का अधिकार, प्रेगनेंसी से अपने निजात पाने का अधिकार अनमैरिड महिला को नहीं था, क्योंकि ये अधिकार 24 माह की प्रेगनेंसी, 24 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो उससे पहले वो कर सकती है। उसका निर्धारण सोलली वो महिला ले सकती है जी। ये कानून की व्यवस्था नहीं थी जी। डायनामिज्म आया बिल्कुल, और हमने ये लिया। ले लिया। अब जहां तक बात है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में आपने पूछा प्रश्न, मैं उसका जवाब भी देना चाहूंगा। एक 10% का, जबकि ये निर्णय जो है इसमें 3 जजेस जो हैं इंक्लूडिंग 3 जजेस ने इसका फेवर किया था और 2 जजेस इंक्लूडिंग द देन चीफ जस्टिस उन्होंने इसका विरोधाभास था। लेकिन यही तो हमारे इस सिस्टम की खूबी है कि किस प्रकार से एक सुदृढ़ जजमेंट आया और इसका बहुत दूरगामी परिणाम है। क्या है कि जो एक वीकर सेक्शन का व्यक्ति है उसको भी तो मिलना चाहिए, ये एक उसकी जिद थी। और उसको इससे, जबकि ये चैलेंज हुआ था, आपको मैं और बताना चाहूंगा कि 130वां शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और 5 जजीय बेंच ने इसको निर्णय को दिया, जिसमें 3-2 जैसे मैंने आपको बताया। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कंज्यूमर के विषय में, क्योंकि मैं कंज्यूमर क्षेत्र से काफी जुड़ा हुआ हूं, तो कंज्यूमर में आपको मालूम होगा 1986 में एक लॉ हुआ था, उस लॉ में तरमीम की गई, बदला गया और 2019 में दोबारा से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया और उसमें कई नई चीजें समावेशित की गई जिससे कि कंज्यूमर को सुविधा मिले। कंज्यूमर इज द किंग, ये एक हम लोग दावा करते हैं। और जैसा कि ये निर्णय जिस पे हम लोग कह रहे हैं कि बिल्डर को नो ऑब्जेक्शंस, एनओसी लेना बहुत जरूरी है और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है, उसके बगैर नहीं हो सकता। और किस प्रकार से, तो तमाम तौर पे, अच्छा आप अगर देखें कि कंज्यूमर के राइट्स के लिए जो जजमेंट, सीरीज ऑफ जजमेंट है, जहां से हमने देखा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं 1 मिनट लेके जरूर बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने कई निर्णयों में यहां तक कि फॉरेंसिक ऑडिट भी किया है अकाउंट्स का, कि पैसा कहां से आया और कहां चला गया, यहां तक इतना डीप एंटर करके कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूं ये एक और जिसे कहना चाहिए कि डायनामिक निर्णय था जो कि 2022 में आया। तो भरा हुआ है 2022, जबकि शुरुआत में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज के कार्यक्रम में जरूर आनी चाहिए वो ये है, अनुराधा बल्कि इसको अप्रिशिएट भी करेंगी, अभी इस दौर में हमने देखा किस प्रकार से वर्चुअल कोर्ट्स का गठन हो रहा है। दिल्ली में मैं आपको बताऊं 138 एनआई एक्ट के कई न्यायालय जो सिर्फ वर्चुअली चल रहे हैं, तो और सक्सेसफुली रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो अपने आप में बहुत हम लोग प्रगति की ओर अग्रसर हैं। लेकिन एक बात और, अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है, हमको और काफी चीजों में काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि रास्ता अभी लंबा है, लेकिन समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से जिस तरह का लचीला रवैया हम अपना रहे हैं, हमारी न्यायपालिका हो या सरकार हो, वो निश्चित रूप से एक सुदृढ़ भारत की तस्वीर को पेश करता है और न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पेश करता है। बहुत अच्छे ये निर्णय रहे हैं। अगेन अनुराधा जिंदल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, चूँकि माफ़ कीजिएगा आपको बीच में रोकना पड़ा था। और अपने दर्शकों को भी मैं एक बार बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है आपका कानून, दरअसल इसका मकसद है आपको अवेयर करना, आपको जानकारी देना, आपके हक और हुकूक की बात बताना, ये बताना कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, ये बताना कि आप कैसे मुफ्त जो कानूनी सहायता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हम लगातार ग्राफिक्स चला रहे हैं कि मुफ्त कानूनी सहायता के वो 14 पात्र व्यक्ति, कैटेगरीज जो है उनमें कौन कौन से लोग आते हैं, उनकी हम एक ग्राफिक्स प्लेट चला रहे हैं जिसको आप देखिएगा। तो इस कार्यक्रम का एक मकसद ये भी है, चूंकि ईयर एंडर है इसलिए हम इस बार चर्चा कर रहे हैं कि साल में महत्वपूर्ण निर्णय क्या रहे। तो अनुराधा जी, हम अगेन चलते हैं महिलाओं की ओर कि चाहे वो फैसला गर्भपात से जुड़ा हो, चाहे सेना में बराबरी का अधिकार हो, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे निर्णय थे जो महिलाओं के पक्ष में दिए गए। तो बदलते भारत में महिलाओं की बराबरी
और उनकी जो सोच है महिलाओं की, जो एक आज़ादी कि अपने हक अब अपने निर्णय वो खुद लेंगी, उनके बच्चे पर उनका खुद का अधिकार है, या फिर सेना में अगर वो हैं और देश की सेवा कर रही हैं तो उनको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो किसी पुरुष उनके साथी को मिलते हैं। कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये निर्णय? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी आता है वो महत्वपूर्ण बस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो निर्णय है। उन्होंने फैसला किया कि हाँ 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, 15% मिलेगा, सिर्फ वो इसलिए ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं बिकॉज हम कहते हैं कि जज इज़ इन द रीजंस। आप जो देखिए, जो 2022 में जो जजमेंट्स आए हैं वो इतने ब्यूटीफुली रिटन है एंड विथ रीजंस। आप क्यों महिलाओं को हम ये दे रहे हैं या क्यों महिलाओं को हम ये नहीं दे रहे हैं, क्यों अबॉर्शन के राइट्स होने चाहिए, क्यों अबॉर्शन के राइट्स नहीं होने चाहिए, इन सब का रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे जजमेंट्स पे बहुत ब्यूटीफुली वो रिटन किया। और वो रीजंस हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें बता दिया कि विमेन और चिल्ड्रन एक मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शन है और इनके प्रोटेक्शन और अपलिफ्टमेंट के लिए हमें और कानून बनाने हैं। बट ये न्यायपालिका ही होती है जो कि अपने रीजंस के थ्रू हम सबके माइंड में ये इम्बाइब करती है कि विमेन को इन सब अधिकारों की ज़रूरत है। तो ये सारे जजमेंट्स जो आप विमेन से रिलेटेड देखेंगे या फॉर दैट मैटर कोई और भी जजमेंट्स देखेंगे जो लैंडमार्क आए हैं, स्पेशली दिस ईयर, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुली वेल रीजन्ड और बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है जिससे कि हम आम नागरिक अगर उसे पढ़ें भी, सिंपल लैंग्वेज में भी पढ़े भी, तो हमारा न्यायपालिका पे भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ेगा कि सिर्फ फैसला ही नहीं दिया बट वाजिब कारण के साथ इस फैसले को सुनाया है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सिर्फ ये फैसला नहीं है थोपा गया, इसके पीछे के जो रीजंस हैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर जजमेंट में। और इसके साथ ही चर्चा में मैं शामिल करना चाहूँगी पीके मल्होत्रा जी आपको। चूँकि ये निर्णय महत्वपूर्ण है और इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो भी अनुराधा जी ने बताए कि कितनी ब्यूटीफुली डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि इन निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अगर मैं आपसे जानना चाहूँ जिसमें सरकार की मंशा भी झलकती है और उससे एक दूरगामी जो असर है वो भी हम देखते हैं। देखिए, जस्टिस डिलीवरी जो है ये केवल जुडिशरी का काम नहीं, इसमें तीनों अंगों का बराबर का रोल रहता है, योगदान है। बिल्कुल, हम अक्सर जुडिशरी को इसलिए ब्लेम करते हैं कि जुडिशरी में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, वो पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है जिससे कि जस्टिस एक्सपीडियंटली मिले। इन सब डिले के बावजूद भी जिस तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट देती है और रीजन्ड ऑर्डर पास करती है और महत्व के विषय जो होते हैं, मैं समझता हूँ उससे एक कानून का भी वो उस एरिया में कानून को, लॉ को लेट डाउन करती है जिसमें लेजिस्लेचर ने अभी तक कानून नहीं बनाया है। तो 2022 के जिन निर्णयों का आज हम जिक्र कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट निर्णयों का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें वो निर्णय भी आते हैं जिस पे एग्जिस्टिंग कानून नहीं है और वो भी है जिसमें लेजिस्लेचर ने कानून तो बना दिया लेकिन लोगों का, कुछ प्रैक्टिशनर्स का मानना ऐसा था कि वो संवैधानिक रूप से वैध नहीं है जी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी इंटरप्रिटेशन दी और अपनी मुहर लगाई है, मैं समझता हूं उससे लेजिस्लेचर को भी एक एनकरेजमेंट मिलता है कि वो इस तरह के कानून जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करती हैं, उसको और कानून बनाने की आवश्यकता है। और जिन विषयों पे वो कानून नहीं बना पाए हैं उनके ऊपर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, वो भी कानून बनाए। ऐसे और भी बहुत सारे विषय हैं, मामले बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित हैं जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने विमेन की बात की और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की भी बात की, उनको लेकर के अगर बात करें तो जब जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की भी बात आती है तो हमारे जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस थे, जस्टिस रमणा, और उनके बाद जस्टिस ललित भी थे, उन्होंने भी कहा कि विमेन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में भी होना चाहिए क्योंकि जुडिशरी अल्टीमेटली कैटर टू द नीड ऑफ द मेन एंड द विमेन। अगर वहाँ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो शायद जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और बेहतर आ पाएंगी, उनकी गुणवत्ता और बढ़ेगी। जी जी, चूंकि वक्त की कमी है और मैं चाहूँगी कि अनुराधा जंदल आप अपना फाइनल टेक दें इसको लेकर। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट के जो 2022 में जो जजमेंट्स आए हैं वो हमारा न्यायपालिका पे भरोसा और भी मजबूत और अटूट करता है। बट मैं आम जनता के लिए ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके किसी भी अधिकार के लिए आप न्यायपालिका तक पहुँच नहीं पाए हैं किसी भी कारणवश,
तो मैं बताना चाहूँगी कि DLSA आपके साथ है। आप गूगल में बस DLSA टाइप करेंगे तो आपको DSLSA का प्लस आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस के भी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1516-1516। आप कभी भी कॉल करें और विच इज़ 24/7। और मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी अधिकारों का हनन हो रहा है, DLSA हमेशा आपके साथ है। बहुत सुंदर। और मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि DSLSA के साथ ही सभी राज्यों की अपनी इस तरह की मुफ्त कानूनी सेवाएं हैं। चाहे आप किसी भी राज्य के हो, वहाँ पर इस तरह की संस्था काम करती है। यहाँ तक कि ज़िला स्तर पर भी है, यानी कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ ही संजय चड्ढा जी, आपका फाइनल टेक। देखिए, निश्चित तौर पे जैसा बाकी लोगों ने भी कहा, हम लोग डायनामिज्म की ओर बढ़ रहे हैं और उसी की एक कड़ी के तौर पे ये तमाम जजमेंट जिनका हमने आज छोटा सा यहाँ पे डिस्कशन किया वो पार्ट रहे हैं। और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में हम और जो वीकर सेक्शन हैं, वर्नेबल सेक्शन हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, उनकी सहायता के लिए आगे आएंगे। कई नए माध्यम भी हमारी कोर्ट्स ने जोड़े हैं, वो भी जुड़ेंगे। कोर्ट प्रोग्रेसिव तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल। पीके मल्होत्रा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आपने लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात की। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो पार्लियामेंट ने 1987 में पास किया था जी। उसके अंदर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नेशनल लेवल पे काम करती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट कंट्रोल करती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जजेस को कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर गरीब लोगों को कानूनी सहायता भी दी जाती है और वकील की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर जाती है। चाहे अगर उनके पास साधन ना हो तो वो लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से अपने ग्रीवेंसेस को कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास भी डाल सकते हैं और कोर्ट से रिलीफ भी मांग सकते हैं। बिल्कुल। और ग्राफिक्स के माध्यम से हम लगातार आपको बता भी रहे थे कि उस मुफ्त कानूनी सहायता को पाने के लिए 14 जो कैटेगरीज हैं उनमें कौन से पात्र लोग हैं, ये हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। तो कहा जाता है जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो थीम है प्रधानमंत्री ने दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी थीम के साथ न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका, और मुझे लगता है इसमें अब जनता को भी पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, उसे भी जुड़ने की ज़रूरत है, अगर हम देश को एक बड़ा विकसित राष्ट्र जो है उसे बनाना चाहते हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया और दर्शकों से माफ़ी कि सर्दी की वजह से या फिर थोड़ा सा वायरल उसकी वजह से मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी मंद है, कुंद है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी बात है, जो मेरी बात है, मैं आप तक पहुँचा पाई होंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा के लिए। फिलहाल क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने कानून में क्या प्रावधान किए हैं, आप जानेंगे उन कानूनों के बारे में जो आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा, तो संसद टीवी आपको देगा वो मंच जिसके जरिए आप जान सकते हैं अपने अधिकारों को, आप कर सकते हैं अपने हक की बात। हम मिलवाएंगे आपको देश के बड़े कानूनविदों और सलाहकारों से जो करेंगे आपकी मदद, देंगे आपको सलाह जिनसे आप अपनी आगे की राह खुद तय कर पाएंगे। तो आपका कानून के अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल और नव वर्ष की एक बार आप सभी को और मेरे दर्शकों को भी और हमारे जो गेस्ट आए उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।